हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जब भी हम हमारी इंडियन आर्मी की बहादुरी की बात करते हैं तो ढेर सारी बटालियनों का नाम उसमें लिया जाता है। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है गोरखा। गोरखास वो वर्ग है, वो समुदाय है जिसकी देशभक्ति, जिसकी जीवटता, जिसकी समर्पण, इन सब की बात हम हमेशा करते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों से वो चर्चा में है और अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में। चर्चा में क्यों है, उसके पीछे कारण गोरखालैंड है। गोरखालैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो गोरखाओं की भूमि हो। अक्सर इसकी मांग आप सुनते हैं और गोरखास कहते हैं हमें एक अपना अलग राज्य बना के दे दीजिए, अपने एक अलग क्षेत्र बना के दे दीजिए। अब अलग राज्य बनाने की जो प्रक्रिया है, आप सबको पता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 3 में इसका वर्णन है। संघ सरकार के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। यहाँ जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार से डिस्कशन करना जरूरी है, उसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 3 का मुद्दा भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ में संघवाद पर भी चर्चा होगी। फेडरलिज्म हम जिसको बात करते हैं कि संघवाद क्या है, क्योंकि जब भी हम गोरखालैंड की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य को बनाने की बात करते हैं। और उसमें वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है वो स्पेशली उसी के अंतर्गत आता है। वेस्ट बंगाल सरकार और भारत सरकार के जिस तरीके के रिश्ते हैं, जिस तरीके से तनातनी चलती है, तो कहीं ना कहीं जब भी गोरखालैंड के गठन की बात आती है या गोरखाओं की मांग को पूरी करने की बात आती है, तो वेस्ट बंगाल सरकार को लगता है कि सरकार जो भी कर रही है, केंद्र सरकार जो भी कर रही है, वह सब कुछ संघवाद के अगेंस्ट है, अगेंस्ट दी फेडरलिज्म है। क्योंकि सरकार को जो भी करना चाहिए राज्य सरकार से डिस्कस करके करना चाहिए। अब गोरखाओं की जो मांग चल रही है, ये भी पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हमने जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कई सारी समितियां और आयोग बने। आप सब लोग जानते हैं कि हम धर आयोग, फिर JBP समिति और लास्ट में फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य बने। राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं था, लेकिन प्रशासनिक सुविधा था। अब अगर गोरखास और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो किसी तरीके की परेशानी को फेस कर रहा है, तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी मांगों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। यही पूरा मसला चल रहा है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, रीजनलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म, हर जगह आप इस टॉपिक को यूज़ कर पाएंगे। आप पीछे दिखाई दे रहा होगा अबर लैंड, गोरखालैंड। गोरखा समुदाय की मांग बहुत लंबे समय से रही है। ये मुद्दा तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही रहा है। इंडो नेपाल या आंग्ल नेपाल जो वॉर है उसके बाद से ही हमेशा चर्चा में रहा है। लेकिन 1980 के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा कि हमें अपना एक लैंड बना के दे दो, जिसको गोरखालैंड कहेंगे, या इसके अलावा आप हमें कुछ विशेष प्रावधान कर दिए। जैसे गोरखाज के आसपास की जो जनजातियां हैं वो मांग कर रही हैं हमको ST में शामिल कर दीजिए, जिससे आरक्षण मिले, जिससे शिक्षा और नौकरी का सपना हमारा पूरा हो। बिल्कुल मांग भी जायज़ है। अगर कोई कम्युनिटी इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स नेशन, तो उनकी मांगों पर हमारा ध्यान जाना भी चाहिए और उनकी मांग को सुनना भी चाहिए। अब ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने एक ऑफिशियल्स की नियुक्ति की है, अपॉइंटमेंट की है कि जो गोरखा इशू है, इस इशू को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको लेके कंसर्न रेज किया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कि अगेंस्ट दी फेडरलिज्म सरकार काम कर रही है। इन सब बिंदुओं को समझेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF और PDF के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये सारी अपडेट आपको यहाँ मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आप लोग यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर पाएँ। देखो खबर क्या है, खबर ये है कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा एक ऑफिसर की यहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है, हैज़ मार्क अ न्यू फ्लैश पॉइंट बिटवीन ममता एंड BJP। तो ये जब भी कुछ ऐसे होते हैं, वेस्ट बंगाल, केरल या अन्य राज्यों में कोई भी मुद्दा होता है, उसको सीधा सेंटर और स्टेट से डायरेक्ट इसको रिलेट कर दिया जाता है, राइट। हम आपको बताते हैं थोड़ा सा गोरखालैंड के बारे में, ठीक है।
देखो, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये बिहार है, और यहाँ का जो क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस पूर्वोत्तर वाले हिस्से में जैसे आप चिकन नेक के आसपास का एरिया देखेंगे, दार्जिलिंग के आसपास का एरिया देखेंगे, यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की हमेशा मांग चलती है। इस अलग राज्य को आप लोग गोरखालैंड के नाम से जानते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर गोरखा कम्युनिटी रहेगी या गोरखा लोग रहेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक इशू हमेशा ये भी आता है कि अगर इस तरीके की मांगे, जैसे देखो जायज़ हैं, इशूज़ इंपॉर्टेंट हैं, तब तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, पर हमें उसके पीछे की बैकग्राउंड को भी समझना चाहिए कि क्या सच में जायज़ है। अगर नहीं है तो फिर हर कोई मांग करेगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि गोरखाज की बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। तो ये सारा का सारा एरिया इसमें आ रहा है और दार्जिलिंग वाला एरिया कवर करते हैं, इसीलिए वेस्ट बंगाल को थोड़ी सी परेशानी है, इसलिए वेस्ट बंगाल सरकार इसका अपोज कर रहे हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है? केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में गोरखालैंड मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को वार्ताकार, इंटरलो काउंटर है ना, इंट्रो काउंटरर के तौर पर इनको अपॉइंट यहाँ पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, मेरे मुंह में थोड़े से छाले हैं तो कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को प्लीज़ आप अदरवाइज मत लीजिएगा। वीडियो नहीं रोकनी चाहिए, इसलिए वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, नहीं आप बोलो अरे सर आप तो कुछ भी बोल के जा रहे हो, राइट। एक वार्ताकार के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, दार्जिलिंग हिल के नेताओं से संवाद स्थापित कर लंबे समय से लंबित पहचान एवं स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों का राजनीतिक समाधान खोजना है। दार्जिलिंग का जो हिली एरिया है, जहाँ पर मोस्टली गोरखाज रहते हैं या और अन्य ट्राइब रहती हैं, कम्युनिटीज रहती हैं, उनसे बात करके यहाँ के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे एक अलग राज्य की मांग करना, स्वायत्तता की मांग करना, एसटी क्षेत्र में या अपने आप को एसटी में शामिल करने की मांग करना, इन समाधान को खोजना है ताकि इस एरिया में शांति इस्टेब्लिश हो सके। क्योंकि ये पूरा एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकन नेक या नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, क्योंकि आप सबको पता है कि इधर चाइना का डोमिनेंस रहता है हमेशा और वो कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है लोगों को। तो हमको यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सुनना ही चाहिए, हर एक हिस्से के सुनना चाहिए, पर ये और ज़्यादा प्रायोरिटी पे हमको सुनना चाहिए, राइट। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे एक तरफा और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के विपरीत बताया है। फेडरलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर केंद्र और राज्य दो सरकारें होती हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना काम करती हैं। इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जहाँ पर केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में काम करते हैं। तो वेस्ट बंगाल सरकार का कहना है कि ये अगेंस्ट दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। आपने हमसे डिस्कशन नहीं किया, सीधा ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट कर दी। सरकार का कंसर्न ये है कि काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही है, तो इसका हम स्थायी समाधान खोज लेते हैं। वेस्ट बंगाल सरकार को लग रहा है कि अगर ये वाला हिस्सा चला जाएगा, अगर इस वाले हिस्से में कुछ स्पेशल प्रोविजन हो जाएंगे, तो सेंटर में बैठी हुई जो सरकार है, इसको आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसमें इनको फ़ायदा हो सकता है। बट मेरा मानना ऐसा है कि ठीक है, कोई समाधान खोज रहा है तो समाधान होने चाहिए। किसी भी वर्ग की जो मांगे हैं जिसके कारण वो परेशान है, उसके समाधान निकलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरे की पूरी पृष्ठभूमि है, ध्यान रखिएगा। अब गोरखालैंड आंदोलन एक जटिल संघीय प्रश्न क्यों है, इसको समझिए। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संसद को नए राज्यों के गठन या राज्य सीमाओं के परिवर्तन का अधिकार देता है। आर्टिकल 3 आप सबको पता है कि केंद्र सरकार या संसद को पावर देता है, ये जो राज्य हैं उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, सीमा को कम और बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये पूरी पावर किसकी है? संघ सरकार की। यहाँ राज्य सरकार का परामर्श लिया जा सकता है, पर उसका परामर्श कभी भी बाध्यकारी नहीं है, और इसीलिए ये संघवाद के समक्ष एक चैलेंज माना जाता है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका निभाएंगे, एक तरफ हमने पूरी एक तरफा जो पावर है ये किसको दे दी है? ये दे दी है केंद्र सरकार को या संसद को, राइट। राज्य विधानमंडल की राय केवल परामर्शात्मक होती है, बाध्यकारी नहीं होती। इस प्रकार की मांगे जैसे गोरखालैंड अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न करती हैं और संघीय ढांचे की परीक्षा लेती हैं। अब यहाँ पर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किस तरीके से ये आर्टिकल 3 के जो प्रोविजन है ये भारतीय संघवाद के समक्ष एक चुनौती खड़े करते हैं, एक चैलेंज लेकर आते हैं। आप इसको बताइएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है? अपनी राय यहाँ पर जरूर देना और जेन्युइन राय देना यूपीएससी के स्टूडेंट की तरह।
डिमांड फॉर स्टेट ऑफ गोरखालैंड, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये ब्लू कलर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं जैसे वेस्ट बंगाल के इस साइड वाला हिस्सा, ये सारे के सारे जो एरिया है ये ट्राइबल एरियाज हैं और इनकी मांग है कि हमको एक अलग राज्य के तौर पे शामिल किया जाए। 1980 के दशक से गोरखा पहचान राजनीति का मुख्य केंद्र रही है, जिसे गोरखालैंड राज्य या स्टेट ऑफ गोरखालैंड की मांग रही है। प्रस्तावित क्षेत्रों में दार्जिलिंग, तराई और डुआर सम्मिलित है। दार्जिलिंग है, तराई है और डुआर सम्मिलित है। यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि भारतीय संघ में संवैधानिक समावेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एकोमोडेशन विद इंडियन यूनियन की परीक्षा भी है कि किस तरीके से संघवाद जो है ये संघवाद बना रहेगा, उसकी भी एक परीक्षा यहाँ पर है। अगर गोरखालैंड की बातों को नहीं सुनते हैं तो कुछ वर्ग के अधिकारों का वो अधिकार वंचित हो रहे हैं। अगर सुनते हैं तो सीधी सी बात है कि ये पश्चिम बंगाल से एक अलग राज्य बनने की मांग होगी और फिर ये संघवाद के अगेंस्ट ही माना जाता है। जब भी कोई नया राज्य बनता है उसको हमेशा संघवाद के अगेंस्ट माना जाता है। बट अगर कुछ वर्ग लोगों को सहूलियत हो रही है, उनको लाभ हो रहा है, उनकी परेशानियां खत्म हो रही हैं, तो फिर इस बात को मान लिया जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे की मांग। 11 गोरखा उप जनजातियां जैसे राई, लिंबू, गुरंग, तमांग आदि अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किए जाने की मांग कर रही हैं। इनका कहना यह है कि आप अगर हमको गोरखालैंड नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरा समाधान ये भी है कि आप हमको एसटी में शामिल कर दीजिए। अगर एसटी में शामिल कर देंगे तो आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अब जनजाति हैं, वंचित क्षेत्रों में आती हैं तो उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो पहचान या वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जो इनको मिलना चाहिए। अलग राज्य नहीं बना पा रहे हैं तो गोरखा जो 11 उप सब ट्राइब्स हैं गोरखाओं की, उनको एसटी में शामिल किया जा सकता है। इससे राज्य सरकार को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत वही है, अगर इस मुद्दे का समाधान होगा तो राज्य सरकार को लगता है कि इसका जो फायदा है आगे आने वाले चुनाव में सीधा सीधा किसका हुआ, केंद्र सरकार का, क्योंकि भारत में हर चीज सिर्फ और सिर्फ राजनीति के आसपास ही देखी जाती है। इससे उन्हें आरक्षण, रिजर्वेशन, शिक्षा, एजुकेशन एवं सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सकेगा। यद्यपि केंद्र सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है किंतु मान्यता की प्रक्रिया अब तक लंबित है, जिससे समुदाय में असंतोष बढ़ा है। या केंद्र सरकार की भी गलती है कि आपने बार बार अगर आश्वासन दिया है तो फिर आप इनको शामिल कीजिए, क्योंकि वो वर्ग भी अपने अधिकारों के लिए कब तक मांग करते रहेंगे। जब बार बार मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उससे असंतोष होता है, उससे तनाव बढ़ता है और फिर ये रीजनलिज्म के बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर देता है, जो कि देश की एकता अखंडता में भी चैलेंज बन जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज बन जाता है, शांति के समक्ष भी एक चैलेंज बन जाता है और प्रॉस्पेरिटी और जो हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी, सबके सामने फिर एक चैलेंज बन जाता है। तो मांगों को सुनना चाहिए अगर आपने आश्वासन दिया है तो। ठीक है, ये दूसरी मांग आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अग्निपथ योजना को लेकर भी चिंता है। अल्प अवधि सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ से नेपाली मूल के गोरखाओं में अनिश्चितता उत्पन्न हुई है, जो कि परंपरागत रूप से सेना में सेवा देते आए हैं। अब अग्निवीर योजना के तहत लोगों को टेम्परेरी समय के लिए ज्वाइनिंग दी जाती है, तो उससे भी एक इशू है, उससे भी एक परेशानी है। नेपाल ने आशंका जताई है कि 1947 का जो त्रिपक्षीय समझौता है, ट्राइपरेट एग्रीमेंट का उल्लंघन हो सकता है, जो गोरखा सैनिकों के पेंशन और सेवा अधिकारों की गारंटी देता है। इस बीच चाइना द्वारा गोरखाओं की भर्ती में रुचि दिखाने की रिपोर्ट रणनीतिक दृष्टि से चिंता का विषय है। अग्निपथ स्कीम के कारण भी एक समस्या हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर चाइना ज़्यादा प्रलोभन देगा गोरखास को तो फिर ये चाइना की तरफ जाएंगे और फिर भारत के लिए वही एक स्ट्रेटेजिक इशू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक वजह, एक चैलेंज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। गोरखालैंड आंदोलन का ऐतिहासिक परिचय देखते हैं। गोरखालैंड आंदोलन की जड़ें ब्रिटिश काल की प्रशासनिक नीतियों और क्षेत्रीय पुनर्गठन से जुड़ी हैं। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और उससे सटे पहाड़ी क्षेत्रों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की मांग पर आधारित है। ब्रिटिशर्स के समय से ये मांग चल रही है कि दार्जिलिंग और उसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं आप उनकी ऑटोनॉमी दे दीजिए और उसी एरिया को गोरखालैंड के तौर पर हम क्या करते हैं, बना दें। दार्जिलिंग पर सिक्किम का शासन 1780 के दशक से पहले ये क्षेत्र सिक्किम के चोंग्याल राजवंश के अधीन था। तो 1780 के आसपास से ये जो दार्जिलिंग के आसपास का हिस्सा है, यहाँ पर सिक्किम के जो शासक हैं, राजा हैं चोंग्याल, इनका इस पे कब्जा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोरखा अधिग्रहण 1780 के बाद गोरखाओं ने सिक्किम और दार्जिलिंग सहित उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1780 के बाद इन्होंने बहुत बड़े भारत के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इससे एंग्लो गोरखा युद्ध और सुगौली की संधि हमको देखने को मिलती है। एंग्लो गोरखा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली होगी,
जो युद्ध है 1814 से लेकर 1816 के बीच में संधि सुगौली की संधि हुई। 1815 में इस पर हस्ताक्षर हुए और 1816 में पुष्टि हुई। इस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं से छिने क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो 1814 से 15 के बीच में लड़ाई हुई। 1816 में सुगौली की संधि हुई, जो आप भारत और नेपाल के बीच में जानते हैं। आप इसमें स्पेशली गोरखाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जो गोरखाओं के द्वारा कब्जे में क्षेत्र लिए गए थे उन क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा स्थापित कर दिया। हम इस बात को याद रखेंगे। तितालिया की संधि, ब्रिटिशों ने सिक्किम के चोंग्याल को पुनः स्थापित किया और गोरखाओं द्वारा कब्जे किए गए सभी क्षेत्र उनको वापस कर दिए। दार्जिलिंग का ब्रिटिश अधिग्रहण, 1835 में अंग्रेजों ने एक दस्तावेज के माध्यम से दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया। दार्जिलिंग को एक हिल स्टेशन और चाय उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित कर दिया। सिंचुला की संधि, यह संधि ब्रिटिश और भूटान के बीच हुई। इसके अंतर्गत भूटान का डुआर्स और कलिम्पोंग क्षेत्र ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। जो भूटान का डुआर्स और कलिम्पोंग क्षेत्र था, इसको भी हमने ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। 1780 से जो कहानी शुरू हुई वो धीरे धीरे और आगे बढ़ती जा रही है, ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग जिले का गठन कब हुआ? 1866 में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर एक नया प्रशासनिक इकाई बनाई गई, जिसे आज दार्जिलिंग जिला कहा जाता है। तो दार्जिलिंग जिले के तौर पर कब आया? 1866 में आया, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोरखालैंड की अवधारणा का उद्भव, इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ गोरखालैंड। औपनिवेशिक काल के दौरान ही नेपाली भाषी गोरखाओं की विशिष्ट पहचान उभरने लगी। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय अस्मिता, भाषा और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांगों ने गोरखालैंड आंदोलन को रूप ले लिया। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज़ादी के बाद अपने एक अलग क्षेत्र बनाने की मांग करते रहे गोरखालैंड। तो 1947 से ही ये डिमांड इमर्ज होती रही कि हमें एक अपना राज्य अलग बना के दे दीजिए, एक अलग हमें क्षेत्रीय पहचान दे दीजिए, जिसको हम लोग गोरखालैंड के नाम से जानेंगे, ध्यान रखिएगा। गोरखा समुदाय का परिचय, गोरखा या गुरखा समुदाय की उत्पत्ति नेपाल से हुई है। नाम गोरखा राज्य, किंगडम ऑफ गोरखा के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह 1743 से 1775 से व्युत्पन्न हुआ है। एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात ब्रिटिशर्सों ने गोरखाओं की भर्ती प्रारंभ की, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना का अभिन्न अंग बने रहे। यह समुदाय गुरंग, मगर, राई, लिंबू, तमांग आदि कई जातीय समूह से मिलकर बना है। तो गोरखास की जो उत्पत्ति है ये बेसिकली नेपाल से हुई है, लेकिन भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएंगे हिली एरियाज में, जिसमें दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है वो दार्जिलिंग वाला हिस्सा भी हमको देखने को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या है? 1988 में डीजीएचसी तथा 2011 में जीटीए का गठन किया गया, जिसे स्थानीय शासन, विकास एवं संस्कृति से संबंधित सीमित स्वायत्तता यहाँ पर दी गई। संवाद और शांति प्रयास, डायलॉग एंड पीस इनिशिएटिव। केंद्र समय समय पर पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा नेतृत्व के साथ त्रिपक्षीय वार्ताएं आयोजित करता रहा है। सुरक्षा एवं आर्थिक विकास, क्षेत्र में पर्यटन, टूरिज्म, चाय उद्योग, बागवानी और इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर आंदोलन आधारित राजनीतियों को कम करने का प्रयास किया गया है। जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को कम करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में लोगों के पास रोजगार रहे। अगर रोजगार रहेगा तो फिर लोग मांग नहीं करेंगे, रोजगार नहीं रहेगा, सुख सुविधाएं नहीं रहेंगी तो फिर ज्यादा मांग करेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक मान्यता, गोरखा पर्वों को संस्कृति मंत्रालय की योजनाओं में मान्यता मिली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा का समावेश किया गया है। एसटी दर्जे की समीक्षा, रिव्यू ऑफ एसटी स्टेटस। जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 11 उपजातियों की पात्रता पर अध्ययन किया गया है कि जो 11 उपजातियां हैं जो भारतीय भूभाग में रहती हैं, उनके जो पात्रता है उसका अध्ययन यहाँ पर कर लिया गया है। आगे की दिशा, संभावित समाधान क्या है? स्थानीय शासन को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नमेंट, जीटीए को वित्तीय और विधायी अधिकारों से सशक्त करना, जैसे असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में किया गया था। समावेशी विकास को प्रोत्साहन, शिक्षा, पर्यटन, चाय उद्योग, बागवानी में निवेश, प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास की पहल। ठीक है, प्रसाद, पिलग्रिम्स, रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव जैसी योजनाओं का उपयोग करके, मतलब आप अगर एक अलग राज्य नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जनजातियों को हम एसटी का दर्जा देकर, उनको विशेष मान्यता देकर इस क्षेत्र में शांति को हम बहाल कर सकते हैं, शांति को स्थापित कर सकते हैं। एसटी दर्जे पर शीघ्र निर्णय, पात्र गोरखा उप जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित कर वनबंधु कल्याण योजना, ठीक है, जैसी योजनाओं के लाभ देना। रणनीतिक एवं सांस्कृतिक सहयोग क्या हो सकता है? भारत, नेपाल, दार्जिलिंग के बीच रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को के तहत बढ़ावा देना है। ठीक है, युवा सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
कौशल भारत अभियान और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से गोरखा युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना। जो भी संभव प्रयास यहाँ पे हो सकते हैं वो सभी संभव प्रयासों की तरफ हमको देखना चाहिए, जिससे जो गोरखालैंड है इसकी जो मांग है, इस मांग को हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर पाएं और एक अलग गोरखालैंड बनाने की जगह हम इनको विशेष जनजाति के तौर पर शामिल कर सकें और इस एरिया में शांति इस्टेब्लिश कर सकें। निष्कर्ष क्या है? गोरखालैंड प्रश्न केवल एक क्षेत्रीय रीजनल डिमांड नहीं है, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे की संवैधानिक लचीलापन, पहचान की राजनीति और सीमा स्थिरता से जुड़ा जटिल विषय है। इसका समाधान केवल राजनीतिक वार्ता से नहीं, बल्कि संविधान सम्मत स्वायत्तता, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के संयोजन से संभव है। एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसका समाधान हमको निकालना पड़ेगा, जिससे कि इस एरिया में पीस को हम इस्टेब्लिश कर सकें। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये गोरखालैंड का इशू था। इसके हर संभव जो एस्पेक्ट है हमने आपसे डिस्कस किए हैं। आपकी क्या राय है आप हमको जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में ये जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस एक फाउंडेशन बैच है 25 अक्टूबर से शुरू हो गया है, लेकिन हमारी जो दिवाली ऑफर सेल है, ये दिवाली ऑफर सेल अभी भी चल रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं वाई यूजिंग GRS लाइव कोड। आप इसको यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपकी प्रिपरेशन को मेरे साथ शुरू कीजिए। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।